नमस्कार, राजधानी लाइव स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशी अरोड़ा। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की खास खबर के साथ। हरियाणा के 2021 और 20 और 21 के वार्षिक बजट की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है। इसके लिए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर सांसदों विधायकों संग मंथन करेंगे। मनोहर लाल खट्टर ही ये बजट पेश करेंगे क्योंकि वित्त मंत्रालय उन्हीं के पास है। बजट किस तारीख को आएगा, इस पर फैसला बुधवार यानी कि 10 फरवरी आज होने वाला है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला होगा। फरवरी के आखिरी सप्ताह में विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने की उम्मीद है। सूचना विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री इस बार अपने पहले बजट की तरह सभी सांसदों और विधायकों के अलावा जनप्रतिनिधियों से भी बजट को लेकर मंथन करेंगे। इसके लिए सभी सांसदों विधायकों के अलावा बीजेपी पदाधिकारियों के सुझाव मांगे जा चुके हैं। सरकार की ओर से बीजेपी पदाधिकारियों से 10 फरवरी तक लिखित में सुझाव भेजने को कहा गया था। बताया जा रहा है कि बजट को लेकर सुझाव मिलने के बाद सरकार सभी सुझावों को कैटेगरी वाइज अलग करेगी और फिर कंपाइल रिपोर्ट तैयार होगी। एक बड़ी बात यह है कि किसान आंदोलन के चलते सूबे में इस बार बजट सत्र पहले की अपेक्षा लंबा होने की उम्मीद है। तो आज अहम बैठक, कई अहम विषयों पर चर्चा होगी। सीएम मनोहर लाल सांसदों और विधायकों के साथ मंथन करेंगे हरियाणा बजट पर। यह मंथन, वार्षिक बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए सीएम आज सांसदों और विधायकों के साथ मंथन करेंगे। सीएम खट्टर ही बजट पेश करेंगे क्योंकि उन्हीं के पास वित्त मंत्रालय है। बजट किस तारीख को आएगा, ये फैसला भी आज लिया जा सकता है। साथ ही बता दें कि आज राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभिषेक तक्षक जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है फिलहाल बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आज जो हरियाणा कैबिनेट की बैठक जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में जो है सुबह 11 बजे हरियाणा सचिवालय के चौथे तल पर जो आयोजित की जाएगी। और उसमें जो है कि बैठक के बाद में लगभग जो है 1 दर्जन के करीब जो एजेंडे हैं उन पर चर्चा होगी। उसके बाद जो बैठक के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 26 फरवरी से लेकर बजट जो सत्र की जो है तारीखों का ऐलान किया जा सकता है कि 26 फरवरी से जो ये बजट सत्र की शुरुआत हो सकती है और जो कि 1 हफ्ते तक का रह सकता है। हालांकि जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसकी आखिरी मोहर उसी की लगेगी और कितना लंबा चलेगा ये डिसाइड विधानसभा की जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है वही डिसाइड करेगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि 26 फरवरी से जो है हरियाणा का बजट सत्र बुलाया जा सकता है और आज कैबिनेट में जो है इस तारीख पर मोहर लग सकती है। और वहीं इसके अलावा जो लगभग 1 दर्जन के करीब जो एजेंडे हैं उन पर मोहर लग सकती है। अलग अलग विभागों से जुड़े हुए जो एजेंडे हैं उन पर मोहर लग सकती है। जी, के पदाधिकारियों से मांगा गया था, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कौन कौन से सुझाव दिए हैं बीजेपी के पदाधिकारियों ने? जी देखिए, इस समय जो किसान आंदोलन जो प्रदेश में चल रहा है, किसान आंदोलन को लेकर भी जो आज की कैबिनेट है उस पर चर्चा हो सकती है क्योंकि जगह जगह जो है किसानों द्वारा जो किसान महापंचायत आयोजित की जा रही है। तो इस किसानों को किस तरह संतुष्ट किया जाए या किस तरह उनके साथ समन्वय जो है बनाया जाए, इस पर चर्चा की जा सकती है ताकि जो किसान हैं उनका जो आंदोलन है वो वापस ले और इनको ये समझाया जा सके कि जो हरियाणा में जो किसानों को जो मिल रहा है वो अन्य राज्यों में नहीं मिल रहा है। एमएसपी सबसे ज्यादा जो है हरियाणा में मिल रही है और कई ऐसी फसलें जो सिर्फ हरियाणा में जो खरीदी जा रही है। इस तरह का इस विषय पर चर्चा हो सकती है और वही जो अन्य कई डिपार्टमेंट्स है उनसे जुड़े एजेंडे पर भी चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल, किसान आंदोलन का कहीं ना कहीं बहुत अधिक प्रभाव हरियाणा में ही देखने को मिल रहा है। पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। हरियाणा में जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है किसान आंदोलन को, किसानों की ओर से बीजेपी के जो छोटे नेता हैं गांव में या शहर में, उन पर दबाव बनाया जा रहा है, बीजेपी के हो या जेजेपी के हो। जेजेपी पर इस वक्त सबसे ज्यादा दबाव है। तो क्या किसी नेता या विधायक की ओर से कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार की ओर को भेजा गया हो या कोई सुझाव भेजा गया हो जिसमें किसान आंदोलन को लेकर कुछ खास बातें रखी गई हो? ये देखिए, विधानसभा का सत्र जो है जैसे कि अभी बताया कि 26 तारीख को हो सकता है, उसमें जरूर कांग्रेस की ओर से अविश्वास प्रस्ताव की मांग की गई है। उन्होंने विशेष सत्र से
इसकी मांग कर रहे थे। हालांकि अब जब बजट सत्र बिल्कुल नजदीक है तो इसमें अविश्वास प्रस्ताव जो है कांग्रेस की ओर से लाया जाएगा, और सरकार का भी ये कहना है कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार है अगर कांग्रेस लेके आती है तो, और उसका जो है सत्र के अंदर जवाब देंगे। और वहीं जो जननायक जनता पार्टी या बीजेपी के जो विधायक हैं उन कहीं ना कहीं जो कृषि क्षेत्र या कहीं ग्रामीण क्षेत्र से जो आते हैं उन पर जरूर दबाव हो सकता है, क्योंकि किसानों का समर्थन देने का उनकी ओर से ऐलान किया गया। और अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे के बाद इस तरह की जरूर चर्चा थी कि ये जो जननायक जनता पार्टी के जो विधायक है और जो ग्रामीण क्षेत्रों से बीजेपी के विधायक आते हैं उनके ऊपर काफी दबाव है। चर्चा के लिए तो बीजेपी सरकार तैयार है, गठबंधन सरकार तैयार है, चाहे विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन कहीं ना कहीं वोटिंग की बात जो की जा रही है कांग्रेस की ओर से उसको लेकर बीजेपी तैयार नहीं है। क्या कहा जा सकता है? डर, क्योंकि तमाम नेता ऐसे सामने आए हैं किसान आंदोलन के दौरान जो कि बीजेपी से हैं, जेजेपी से हैं, जिन्होंने खुलकर किसानों का समर्थन किया है। जी बिल्कुल, देखिए इस वोटिंग को लेकर भी जो बीजेपी है वो अस्वस्थ है। उनका ये मानना है कि जो बीजेपी की जो जेजेपी की जो सरकार है पूरे 5 साल निकालेगी और पूरा समय अपना जो कार्यकाल जो लोकहित में जो हरियाणा प्रदेश की जनता के हित में कार्य करते हुए पूरा अपना समय जो है वो पूरा करेगी। और वहीं जब रही वोटिंग की बात, तो वोटिंग अगर होती है तो ये जरूर ऐसा सामने आएगा कि बीजेपी की और अधिकतर जो विधायक है बीजेपी को की सरकार, जेजेपी की सरकार को और वोट करेंगे, क्योंकि अभी लंबा समय है और अभी हरियाणा के विकास के लिए जो है तमाम विधायक ये चाहेंगे कि सरकार के साथ रहे और सरकार को वोटिंग करें। और वहीं जो अब विधानसभा का जो विशेष सत्र जो 26 तारीख को शुरू हो सकता है, जो कि 1 हफ्ते का रह सकता है, उसमें जो है इस बार एक बड़ा जो बिल है सरकार की ओर से पेश किया जा सकता है, जो कि अगर सार्वजनिक संपत्ति को अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसकी जो भरपाई है वो स्वयं व्यक्ति से, जनता से की जाएगी जो उस नुकसान पहुंचाने के समय जब वो मौजूद रहेंगे। इससे पहले जो ये इस तरह का जो बिल है सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से लाया गया था, और अब योगी सरकार की तर्ज पे जो है मनोहर सरकार भी इस तरह का जो विधानसभा में है ना बिल लाने की पेशकश कर सकती है। सत्र को लेकर कांग्रेस की बात ना की जाए, अगर इनेलो के बारे में जाना जाए तो उसकी क्या कुछ प्रतिक्रिया फिलहाल आई है? इनेलो को एक इकलौते विधायक थे अभय सिंह चौटाला जो इस्तीफा दे चुके हैं पिछले 27 फरवरी को, जो है उनकी ओर से 27 जनवरी को, माफ कीजिएगा, 27 जनवरी को इस्तीफा उनकी ओर से दिया जा चुका है। तो इकलौते विधायक थे और उन्होंने उनकी तरफ से जो बार बार यही बयान आ रहा है कि वो किसानों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और किसानों के साथ खड़े हैं, और जो भाजपा सरकार जो है वो किसान हितैषी नहीं है, तो वो उनको तीनों कृषि कानून जो है वो रद्द करने चाहिए और किसानों के हक में ये फैसला लेना चाहिए। और उन्होंने इस समय जो है वो एक विधायक के तौर पर ही एक आम किसान नेता के तौर पर किसानों के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, अगर बात की जाए किसान आंदोलन के अलावा और मुद्दों की, तो और किन किन बारे में चर्चा हो सकती है, किन किन मुद्दों को उठाया जा सकता है? शिक्षा की बात करें, क्योंकि बजट में काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखी जाएगी। इस बार कोरोना की मार भी पूरे देश ने झेली है, उसको लेकर भी कुछ खास प्लानिंग, कुछ खास विशेष छूट दी जा सकती है स्वास्थ्य को। बिल्कुल, देखिए जो बजट सत्र आता है तो उसमें स्वास्थ्य सेवाएं जो है प्रदेश की बेहतर करने के लिए या जनता को स्वास्थ्य सेवाएं समय पर या कुछ अच्छी सेवाएं प्रदान करने के लिए जो है वो स्वास्थ्य जो बजट है उसमें बढ़ोतरी जरूर की जा सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से 2021 और 22 का जो बजट पेश किया गया था उसमें जो है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो है बजट बढ़ाया गया था, बड़े बजट का प्रावधान किया गया था। तो उसी तर्ज पर जो हरियाणा सरकार भी इस तरह का फैसला ले सकती है कि कोरोना का समय है और इसमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और टीकाकरण का अभियान जो जारी है उसको देखते हुए जो है बजट सत्र में जो है स्वास्थ्य सेवाओं की बजट में बढ़ोतरी की जा सकती है। और वहीं जो शिक्षा से जुड़ा जो है बजट उसको भी बढ़ाया जा सकता है। कई जो है महिला कॉलेजेस कहे या फिर यूनिवर्सिटीज की जो घोषणा भी इस बजट सत्र में की जा सकती है। जी, बीजेपी के पदाधिकारियों से सुझाव मांगे गए थे, आज सभी अपने सुझाव दे देंगे, उसके बाद उन सुझावों की लिस्ट तैयार की जाएगी, फिर उनमें से छांटकर कंपाइल की जाएगी एक फाइल जिसको पेश किया जाएगा बजट सत्र के दौरान। तो वो अहम जिम्मेदारी कौन निभाने वाला है? जी देखिए, जो जैसे कि आपने कहा कि सुझाव जो है जो अच्छे सुझाव जो
कैबिनेट के सामने रखे जाएंगे या फिर कैबिनेट के सामने उस कहें कि सत्र में जो रखे जाएंगे, तो उन सुझावों पे जो है सरकार की ओर से अगर अच्छे सुझाव है तो उसमें विपक्ष भी साथ देगा, क्योंकि जो जनहित के या लोकहित के जो प्रदेश के हित के जो सुझाव होंगे उसमें बीजेपी जेजेपी के अलावा जो है मुख्य विपक्षी दल जो कांग्रेस है वो भी जरूर इस पर अपना समर्थन करते हुए दिखेगा, क्योंकि सत्र में अगर कोई इस तरह का प्रस्ताव या इस तरह का सुझाव जो आता है जो प्रदेश के हित में होता है, तो उसमें तमाम जो राजनीतिक पार्टियां वो इसमें साथ एकजुट दिखती है। जी। हम किसान आंदोलन की छवि की बात करें, जिस प्रकार से महापंचायत हो रही है, रैलियां हो रही है, जिस प्रकार से लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, तो आम जनता की क्या कुछ उम्मीदें फिलहाल हरियाणा सरकार से, गठबंधन सरकार से हैं? जी देखिए, जिस तरह किसान आंदोलन चल रहा है, कल जो कुरुक्षेत्र में जो था किसान महापंचायत, तीसरी किसान महापंचायत आयोजित की गई, और अब आगे भी इस तरह का ही रोड मैप उनकी ओर से तैयार किया गया कि प्रदेश के कोने कोने में इस तरह की किसान महापंचायत की जाएंगी, और जो है किसानों को जागरूक किया जाएगा, इन तीनों कृषि कानूनों के बारे में बताया जाएगा, ताकि उन जनता के सामने स्पष्ट हो सके कि ये तीनों कृषि कानून जो है वो किसानों के हक में नहीं है और आगे जाके जो है ये नुकसान पहुंचाने वाले। और वहीं जो बड़ा एक ऐलान है कि उन्होंने ये किसान नेताओं की तरफ से ये भी कहा गया कि अन्न को तिजोरी में नहीं बंद होने देंगे किसान किसी भी हालत में। अगर किसान मरता है तो भूखा किसान ही नहीं, जनता ही नहीं, हर प्राणी जो है वो भूखा रह जाएगा। तो इस तरह के जो अब उनकी तरफ से रोड मैप तैयार किया गया कि प्रत्येक जो कोना है हरियाणा का उसमें किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी। और वहीं जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उन्होंने कहा है कि जो राकेश टिकैत है वो अपने प्रदेश में जाके क्यों नहीं किसानों को समझाते, क्योंकि जो हरियाणा के किसान जो हैं वो खुशहाल हैं, यहाँ अच्छा एमएसपी मिलता है और कई इस तरह की जो फसलें हैं जिसको जो एमएसपी पे सरकार खरीदती है। अन्य जो प्रदेश है उनमें जो एमएसपी नहीं दी जाती, और जो पड़ोसी राज्य है उन्होंने राजस्थान पंजाब की बात करें वहां भी इस तरह की जो फसलें हैं वो एमएसपी पे नहीं खरीदी जाती। तो जो अगर समझाना है तो अपने प्रदेश में जाकर वो समझें, यहाँ का जो किसान है वो समझदार है और कहीं ना कहीं अगर थोड़ी बहुत कमी है तो उसको जल्दी दूर किया जाएगा, समझाया जाएगा किसानों को। जी। बजट से कहीं ना कहीं किसान जो है वो खुश नहीं दिखाई दिए, नाखुश, कहीं ना कहीं उम्मीदें बहुत थी, क्योंकि किसान आंदोलन 2 महीने से चल रहा था। हालांकि जो बजट पेश किया वो किसानों ने बेहतरीन अपने लिए तो बताया नहीं। फिलहाल हरियाणा के किसान, क्योंकि बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिन पर एमएसपी सिर्फ हरियाणा देता है, तो ऐसी कुछ उम्मीद और जताई जा रही हो किसानों से कि सरकार से उम्मीद की जा सके, क्योंकि हरियाणा में बहुत प्रदर्शन देखने को मिल रहा है किसान आंदोलन को लेकर। जैसा कि आपने भी बताया कि सीएम साफ तौर पर कह रहे हैं कि हरियाणा में ही आकर क्यों कर रहे हैं राकेश टिकैत, अपने यहाँ पे क्यों नहीं जाते। तो कहीं ना कहीं हरियाणा के किसानों को लुभाने का प्रयास क्या किया जा सकता है, कुछ खास दिया जा सकता है इस बजट में? जी देखिए, बिल्कुल ये बात हुई है हमारी जब कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल से ये सवाल किया गया कि जो बजट सत्र अब नजदीकी है और इसमें कुछ किसानों के लिए बड़ा ऐलान, कोई सुविधाएं या कुछ और बढ़ोतरी की फसलों में मूल्य में या कुछ बजट जो है उस बढ़ाया जा सकता है। तो उन्होंने साफ तौर पर ये इशारा किया कि सरकार जो है किसान हितैषी सरकार है और आने वाले बजट में जरूर इस तरह का सोचा जा सकता है जो कि किसानों के आगे चल के हित में हो। और जो बजट की रही बात, तो जरूर कृषि क्षेत्र का जो है बजट बढ़ाया जा सकता है और किसान को संपन्न करने का हर जो प्रयास होगा सरकार की ओर से उस तरफ कदम जो है हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार की ओर से बढ़ाया जाएगा। जी शुक्रिया अभी तक शिक्षक ज्यादा जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 26 जनवरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक्टर दीप सिद्धू को हरियाणा के करनाल इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने दीप सिद्धू को पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है, जहां उससे अब लाल किले पर हुए हमले की साजिश समेत दंगा भड़काने वाले नेताओं और किसान आंदोलन को मिल रही विदेशी फंडिंग की बाबत भी पूछताछ की जाएगी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव कुमार यादव के मुताबिक एक सूचना के आधार पर सोमवार की रात लगभग 10:30 बजे दीप सिद्धू को हरियाणा के करनाल इलाके से गिरफ्तार किया गया। उस समय दीप सिद्धू कहीं जाने की तैयारी में था और वो संभवतः किसी आने वाले वाहन का इंतजार कर रहा था। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तारी के समय दीप सिद्धू अकेला ही था। गिरफ्तारी के बाद दीप सिद्धू को स्पेशल सेल की 30 हजारी स्थित विशेष अदालत के सामने पेश किया गया।
जहां विशेष कोर्ट से दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू से पूछताछ के लिए 10 दिनों की पुलिस रिमांड मांगी। सिद्धू के वकील ने रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि दीप सिद्धू 26 जनवरी के बाद कहीं भी बाहर नहीं गया और वो गलत समय पर गलत जगह चला गया था। उस बाबत तमाम वीडियो पुलिस के पास हैं, लिहाजा उसे पुलिस रिमांड पर ना दिया जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पुलिस की विशेष अदालत ने दीप सिद्धू को पूछताछ के लिए 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिद्धू ने अब तक पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। इन खुलासों में उसने किसान नेताओं के नाम समेत अन्य तथ्य दिल्ली पुलिस को बताए। दिल्ली पुलिस इन आरंभिक बयानों की जांच कर रही है। दीप सिद्धू ने अपनी आरंभिक पूछताछ में 3 से 4 किसान नेताओं के नाम लेते हुए बताया कि ये लोग किसानों को लाल किले पर चलने के लिए उकसा रहे थे। लाल किले पर झंडा फहराने की साजिश में दीप सिद्धू ने अपने बयानों में अनेक खुलासे किए। दिल्ली पुलिस विस्तार से दीप सिद्धू से जानना चाहती है कि इस पूरी साजिश में कौन कौन लोग शामिल थे और वर्तमान में उनकी लोकेशन कहां है। सूत्रों के मुताबिक दीप सिद्धू ने अपने बयानों में बताया कि लगातार लखा सिधाना और अन्य लोग उसके संपर्क में थे, लेकिन 26 जनवरी की घटना होने के बाद वो दिल्ली से भाग गया था और उसने अपने तमाम मोबाइल फोन तोड़कर फेंक दिए थे। दीप ने अपने बयान में ये भी बताया कि वो जो वीडियो अपलोड करता था वो अपने दोस्तों के मोबाइल फोन से अपलोड करता था और उसकी सहेली और उसका परिवार अमेरिका में बैठकर उसके नाम पर ये तमाम वीडियो अपलोड करते थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दीप सिद्धू ने पूछताछ के दौरान कहा कि जो किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है उसमें किसानों का, खासकर सरदारों का कोई स्पष्ट नेता नहीं है। सबके अलग अलग विचार हैं और इस आंदोलन में वामपंथी विचारधारा के ज्यादातर लोग घुस चुके हैं। अपने बयानों में बताया कि फंडिंग में विदेशों से भी पैसा आ रहा है। दीप के बयानों के आधार पर दिल्ली पुलिस जल्दी किसान नेताओं समेत अनेक लोगों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए राजीव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे फिलहाल अपडेट जानना चाहेंगे कि क्या कुछ बातचीत हुई है दीप सिद्धू से पुलिस की? जिस तरीके से लगातार जो दीप सिद्धू का नाम लिया जा रहा था 26 जनवरी हिंसा के लिए, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कह सकते हैं दिल्ली पुलिस की पकड़ में आ चुका है। यहाँ तक कि अब 30 हजारी कोर्ट के अंदर उसको कल पेश भी किया गया है। यहाँ तक कि कोर्ट ने पुलिस ने 10 दिन का रिमांड मांगा था, मगर कोर्ट ने 7 दिन का ही रिमांड दिया और कहीं ना कहीं कड़ाई से पूछताछ करने के लिए भी आदेश दिए। मगर जिस तरीके से लगातार दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही थी कि 26 जनवरी की हिंसा जो थी वो दीप सिद्धू का कितना बड़ा रोल है, अब कहीं ना कहीं पूछताछ जरूर हुई और पूछताछ के अंदर दीप सिद्धू ने जरूर कहा है कि वो कैसे इस आंदोलन से जरूर कह सकते हैं वाकिफ था। मगर जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा था पंजाब से जब स्टार्ट हुआ था, ये उसी दौरान पर ही दिल्ली के अंदर आ गया था। जैसे जैसे किसान आते गए तो ये, मगर इसका जो विचार था वो कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण नहीं था। इसे तोड़ फोड़ में ज्यादा विश्वास था, यानी कि उग्रता करने के लिए कहीं ना कहीं ये तैयार रहता था। मगर जिस तरीके से दीप सिद्धू का नाम जो दिया जा रहा था, दीप सिद्धू का ये कहा जा रहा था कि इसने ही सारी रणनीति बनाई थी, ये जरूर स्पष्ट हो गया कि ये लाल किले तक जाने की इसकी रणनीति और उसके बाद में ये इंडिया गेट तक जाने के लिए कोशिश करता, मगर उसको लाल किले से ही वो कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण वहां से वो निकल गया और कहीं ना कहीं अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया। मगर जिस तरीके से लगातार दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही थी कि इस गुत्थे को सुलझाने की, मगर अभी दीप सिद्धू जो है वो दिल्ली पुलिस की पकड़ में है और कहीं ना कहीं जो 7 दिन का रिमांड मिला है उससे और ज्यादा पूछताछ की जाएगी। मगर जिस तरीके से उससे बताया गया कि वो अपने फोन से इस्तेमाल नहीं करता था, क्योंकि उसने अपने फोन तोड़ दिए थे और दूसरों के फोनों से, यानी कि अपने फ्रेंड सर्कल के जितने भी फोन थे उनसे वीडियो वायरल करवाता था, ताकि वो कभी यहाँ पर है पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता था। मगर सीधा सीधा कहे तो वो कहीं ना कहीं अपने परिवार यानी कि अमेरिका की तरफ जाना चाहता था, क्योंकि उसका परिवार अमेरिका के अंदर है और वहां पर ही वो जाना चाहता था और इसी माध्यम से कहीं ना कहीं वो निकलना चाहता था कि पूरे भारत से वो किसी भी तरीके से बाहर निकल जाए। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से इसे गिरफ्तार किया गया वो पंजाब से गिरफ्तार किया गया है और पंजाब से ही इसकी छानबीन की जा रही थी, क्योंकि जो इसकी जानकारी मिल पा रही थी वो पंजाब में ही मिल पा रही थी और वो कहीं ना कहीं सीधे सीधे कहे तो दीप सिद्धू का नाम सामने आने के साथ साथ जो उसके साथी थे, यानी कि लगभग जो 7-8 लोग थे, उनको भी अभी गिरफ्तार किया जाएगा। मगर जिस तरीके से इससे पूछताछ की जा रही है, साफ जाहिर है कि दीप सिद्धू का नाम आने से बड़े नामों के खुलासे हो सकते हैं। जी
बिल्कुल राजीव, कल तक जो जानकारी मिल रही थी वो ये थी कि अंबाला और चंडीगढ़ के बीच में जीरकपुर से दीप सिद्धू पकड़ा गया, और वहीं अब जानकारी मिल रही है कि हरियाणा के करनाल से पकड़ा गया है। तो इसको लेकर क्या कुछ आपके पास जानकारी है, पुलिस की ओर से क्या कुछ कहा गया है? देखिए बिल्कुल बताएं, पर पुलिस ने अभी स्पष्ट नहीं किया है कि किस तरीके से इसे गिरफ्तार किया गया, कहां से गिरफ्तार किया गया, मगर हाँ इतना जरूर जानकारी मिल पा रही है कि पंजाब से जीतपुर से ऐसे इसे गिरफ्तार किया गया है जी। तो जिस तरीके से इसका नाम लिया जा रहा है कि दीप सिद्धू, कभी बताया जा रहा था इसके, क्योंकि इसके लिए सहजे ट्रैप लगाया गया था, जानकारी जुटाई जा रही थी, यहाँ तक कि मुखबरों को भी आगे किया गया था, मगर हर तरीके से कोशिश जुटाने के बाद भी इसको गिरफ्तारी कर पाई है। मगर जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कोशिश करती नजर आ रही थी, उससे साफ जाहिर था कि दिल्ली पुलिस इस गुत्थे को सुलझाना चाहती है, क्योंकि लाल किले तक अंदर जाने के लिए कहीं ना कहीं कड़े कदम होते हैं, और उस कड़े कदम को इसने किस तरीके से पार किया। मगर बात करें जिस तरीके से जगराज सिंह की जो जो कहीं ना जो लाल किले के ऊपर जो केसरी झंडा फहराया था, वो कहीं ना कहीं इसके रणनीति में था, और उसने कोशिश की थी कि स्पेशल इसको बुलाया गया था, और लगातार दीप सिद्धू और इसी कांटेक्ट में थे, और मगर लगातार जिस तरीके से लाल किले की घटना की गई है, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं रणनीति जरूर बनाई गई थी। मगर दीप सिद्धू ने भी स्पष्ट कर दिया है कि उसने रणनीति बनाई थी, और लाल किले तक जाने की उसकी रणनीति जरूर थी। मगर जिस तरीके से सरकार से या फिर किसानों से वो कहीं ना कहीं नाराज भी था, क्योंकि जिस तरीके से नरम रवैये से दोनों ही पक्ष बात कर रहे थे, वो इस पक्ष के खिलाफ था, और कहीं ना कहीं वो चाहता था तोड़ यानी कि गर्मा गर्मी के अंदर ही फाइनल हो, यानी कि जिस तरीके से सरकार एकदम या तो फाइनल कर दे या फिर किसान फाइनल करे। मगर जिस तरीके से लगातार जो दुविधा बनी हुई थी, उससे कहीं ना कहीं ये संतुष्ट नहीं था, क्योंकि किसान बार बार सरकार से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, और सरकार बार बार इनको डेट दे रही थी, उससे कहीं ना कहीं इसकी नाराजगी जरूर जाहिर हुई थी। मगर साफ जाहिर है जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है, तो इससे और भी नामों के खुलासे हो सकते हैं। मगर देखना है कि अभी 7 दिन का रिमांड जरूर लिया गया है, और 7 दिन के रिमांड के अंदर ये कितने बड़े खुलासे कर सकता है, क्योंकि ये कई बार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा है, क्योंकि वीडियो के माध्यम से भी, और जो कल इससे पूछताछ की गई थी उसके अंदर भी कई बार इसने अपने बयान बदलने की कोशिश की है। मगर कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर है ये गुमराह जरूर करेगा। मगर देखना होगा दिल्ली पुलिस कितनी बड़ी कार्रवाई हासिल कर पाती है इससे पूछताछ के अंदर। जी कल जो पूछताछ हुई राजीव, उसमें दीप सिद्धू ने यह खुलासा किया, 3 से 4 किसान नेताओं के नाम लेते वो दिखाई दिए। क्या वो नाम अभी सामने आए हैं? और साथ ही साथ विदेशी फंडिंग पर भी दीप सिद्धू ने काफी राज खोलने का प्रयास किया। आरंभिक जांच में यही सामने आ रहा है। देखिए अभी जो पूछताछ हुई है उसके अंदर जरूर दीप सिद्धू ने ये कहा है कि बाहर से फंडिंग आ रही है, इसके साथ में कुछ और नेता भी हैं जो इसके संपर्क में थे। मगर अभी स्पष्ट नहीं कर पाई है पुलिस, क्योंकि पुलिस अभी पूरा कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती जब तक इससे पूरी पूछताछ नहीं होगी, यानी 7 दिन का रिमांड पूरा नहीं होगा, जब तक पूरी जांच इससे जानकारी जुटाई नहीं जाएगी, जब तक पुलिस खुलासा नहीं करेगी। क्योंकि पुलिस को भी पता है हर पहलू पर मीडिया की निगाहें हैं, और कहीं ना कहीं विपक्ष की भी निगाहें हैं, तो लगातार कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर बन सकती है। इसीलिए पुलिस भी कदम जो है फूक फूक रख रही है, क्योंकि इसको भी जानते हैं कि दीप सिद्धू का नाम कितना अहम हो चुका है, क्योंकि जितनी बड़ी घटना घटी है उससे कहीं ना कहीं दीप सिद्धू काफी हाईलाइट हो चुका है, और दीप सिद्धू के ऊपर कोई भी ऐसी दिक्कत ना आए, या फिर क्या है पुलिस के ऊपर कोई दिक्कत ना आए, जिससे कहीं ना कहीं दोनों तरफ सवालिया निशान खड़ा हो। मगर बात करें दिल्ली पुलिस की, दिल्ली पुलिस जरूर अपनी शान बताते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से उसकी शान डूबी थी, यानी कि दिल्ली पुलिस को एक हाईलाइट पुलिस माना जाता था, और वो कहीं ना कहीं जो लाल किले के अंदर तक घुसे किसान, तो कहीं ना कहीं उसकी शान में एक दाग जरूर लगा था, वो दाग अब धोने की कोशिश की जा रही है। और दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश करेगी कि दीप सिद्धू से जितने भी बड़े नामों के खुलासे होंगे उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनको भी बुलाया जाएगा। अब देखना होगा दीप सिद्धू के द्वारा कितने बड़े नामों को सामने आते हैं। जी वहीं दीप सिद्धू ने लखा सिधाना को लेकर भी तमाम बातें कही हैं, क्या कुछ कही विस्तार से वो बताइए, क्योंकि दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद लखा सिधाना लाइव आए हैं, और वो जो लाइव आए हैं तो क्या लगता है, डर दिखाई दे रहा है साफ तौर पर? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से दीप सिद्धू के द्वारा कई नामों के खुलासे किए गए, चाहे वो केसरी झंडा फहराने की बात की हो, या फिर पॉलिटिकल नेताओं की बात की या फिर जो और लोगों की बात की हो, तो साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं रणनीति जरूर थी। मगर इसका सीधा सीधा निशाना कहीं ना कहीं विपक्ष को भी गिरने का था, और इसीलिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से वीडियो सामने आ रही है, या फिर और लोग सामने आ रहे हैं दीप सिद्धू के खिलाफ बोल रहे नजर आ रहे हैं, क्योंकि उससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं दीप सिद्धू की जो रणनीति थी वो किस तरीके की थी वो सबने देखा था। मगर जिस तरीके से लगातार अब टिप्पणी आनी शुरू हुई है, तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दीप सिद्धू एक मोहरा है, और मोहरे के पीछे कितने बड़े साजिश है ये जरूर देखना होगा। मगर इस मोहरे को इस्तेमाल करने वाले कौन कौन लोग थे, इसका भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस खुलासा करती नजर आएगी। जी
बिल्कुल राजीव, बात करें दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद तो विपक्षी पार्टियों के तंज तो आए, साथ में यूजर्स भी फेसबुक पर या ट्विटर पर तंज कसते हुए दिखाई दिए। कुछ लोगों ने ये सवाल तक पूछ डाला कि अब वकील कौन मुहैया करवाएगी, बीजेपी या फिर कांग्रेस? क्योंकि जब कांग्रेस पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार, जो दिल्ली दंगे के दौरान लोग पकड़े गए थे, उन्हें वकील मुहैया करा सकती है तो बड़ी बात नहीं है, दीप सिद्धू को भी करा सकती है, क्योंकि उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि वो आरोपी है या नहीं है। तो इसका मतलब फिलहाल वकील कौन डिसाइड करेगा, ये सवाल भी कहीं ना कहीं, और यूजर्स जो है वो तंज के साथ साथ चटकारे लेते भी दिखाई दिए। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें सोशल मीडिया पे इस तरह के कमेंट जरूर आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया कि पंजाब के जो किसान थे उनके लिए कांग्रेस पार्टी है ये वो कहीं ना कहीं वकील मुहैया करा रही है, और दीप सिद्धू के लिए भी कहा जा रहा है कि दीप सिद्धू के लिए अब बीजेपी वकील कराएगी या फिर कांग्रेस वकील कराएगी। मगर देखना है कि जिस तरीके से इसकी प्रक्रिया है ये सारी जांच का विषय है, और कहीं ना कहीं जो कोर्ट डिसाइड करेगा इसको आरोपी है या नहीं है, या फिर इसका कितना बड़ा रोल था, और उसके आधार पर ही इसको सजा दी जाएगी। मगर जिस तरीके से सजा देने का जो काम है वो कोर्ट के हाथ में है, उसके जो गुनाह है उसको सामने पेश करने का काम पुलिस का है, और देखना होगा विपक्ष या फिर सरकार जिस तरीके से नाम लिए जा रहे हैं कि बीजेपी का एजेंट था या फिर कांग्रेस का एजेंट था, वो स्पष्ट कर पाएंगे पुलिस जांच के बाद ही। मगर पुलिस जांच के अंदर बिल्कुल बड़े नामों के खुलासे हो सकते हैं। देखना होगा कि इसके साथ साथ दीप सिद्धू के साथ साथ कितने बड़े नाम है, क्योंकि दिल्ली पुलिस बिल्कुल कोशिश करती नजर आ रही है, यहां तक कि जो कल से ही पूछताछ की जा रही है दीप सिद्धू से, और लगातार 7 दिन के अंदर कुछ बड़े नामों के खुलासे जरूर करेगी दिल्ली पुलिस। मगर देखना होगा इन बड़े नामों के अंदर कौन कौन शामिल है। मगर कहीं ना कहीं रणनीति जरूर बनाई गई थी दीप सिद्धू के द्वारा, और दीप सिद्धू की जो रणनीति थी वो कहीं ना कहीं लाल किला और इंडिया गेट तक की जाने की थी, मगर वो लाल किले तक ही जाके समाप्त हुई। मगर जिस तरीके से दीप सिद्धू 15 दिन से लगभग फरार था और उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी था, तो कहीं ना कहीं गुत्थी अब सुलझाने की बारी जो है वो दिल्ली पुलिस की। अब दिल्ली पुलिस कोशिश करेगी किस तरीके की गुत्थी सुलझानी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद सभी की नजरें इस पर है कि क्या कुछ खुलासे दीप सिद्धू करता है। इसी के साथ फिलहाल रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। महानगर पालिका चुनाव से पहले कांग्रेस मुंबई में अपना वर्चस्व को बढ़ाने में जुट गई है और सीधा बीजेपी सरकार पर हमला बोल रही है। उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र में मुंबई के कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप और कैबिनेट मंत्री असलम शेख के नेतृत्व में पद यात्रा निकालकर जनता से सीधा संवाद किया गया है, और बढ़ते हुए दामों को लेकर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों के खिलाफ ये रैली निकाली गई। इस मौके पर मुंबई प्रदेश अध्यक्ष भाई जगताप ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि मलाड विधानसभा में हमारे 4 नगर सेवक हैं, आने वाले महानगर पालिका में यहाँ की पूरी सीट हमारे खाते में होगी और ये बीजेपी की सबसे बड़ी नाकामयाबी होगी। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह छपारा ने भी जमकर केंद्र सरकार पर हमला बोला और बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस को लेकर जनता को बताया। मलाड विधानसभा के मालोनी से 2 किलोमीटर पदयात्रा निकाली गई, जिसका समापन अंबुजवादी में एक जनसभा के संबोधन के बाद हुआ। इस सभा में आगामी महानगर पालिका चुनाव को लेकर जगताप और असलम शेख ने जनता को संबोधित किया। एक काँग्रेसचं घर आहे आम्ही सगळे तसे मालाडमध्ये आमचे 4 कॉर्पोरेटर होते। एक कास्ट सर्टिफिकेटमुळे एक कॉर्पोरेटर आमचा डिस्क्वालिफाय झालेला आहे, पण मालाड हा असलम शेख यांचा मतदारसंघ आहे आणि आम्ही इथे काँग्रेस स्ट्रॉंग आहे, आपल्याला माहिती आहे। ते स्वतः अधिक मताधिक्याने इथून जिंकून आलेले आहेत, परंतु तरीसुद्धा जे राहिलेले वॉर्ड आहेत त्या वॉर्डमध्ये सुद्धा आम्हाला शिरकाव करायचा आहे आणि मला खात्री आहे असलम शेख यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही दोघे आहोत मुंबईच्या या सगळ्या याच्याखाली येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये याच मतदारसंघातनं आमचे कमीत कमी 6 कॉर्पोरेटर निवडून येतील अशी मला खात्री आहे। सांगू इच्छिता की काँग्रेस पक्षाचे काय कार्यक्रम आहेत आणि काय पद्धतीने काँग्रेस पक्ष पुढे जाणार आहेत, लोकांच्या दारी दारी जाऊन काँग्रेस पक्ष ते सांगणार आहेत। आज सगळ्यांना माहित आहे देशात जे हाल झालेला आहे, पेट्रोलची किंमत, गॅसची किंमत किती झालेली आहे, लोकांना
लगातार बीजेपी सरकार पर हमला बोल रही है, अपना वर्चस्व बढ़ाने में जुट चुकी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने ये पदयात्रा निकाली जिस दौरान जनता से संवाद किया, तो जनता को साधने का प्रयास, क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में जनता को लुभाने की कोई भी कसर कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती है। हालांकि आपको बता दें मुंबई में महाविकास अघाड़ी सरकार है, यानी कि गठबंधन की सरकार है जिसमें कांग्रेस अहम भूमिका निभाते हुए, और कांग्रेस अब अकेले हालांकि चुनाव लड़ेगी, बीएमसी चुनाव, जिसको लेकर कांग्रेस अपना वर्चस्व बढ़ाने को लेकर पूरी तरह से तैयार है। और उसी के चलते ये पदयात्रा निकाली गई, ये रैली निकाली गई जिसमें जनता से बातचीत की गई, तमाम मुद्दों को उठाया गया। और सबसे अहम मुद्दा जो कि जनता को समझ में आता है सीधा, महंगाई का मुद्दा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ गए। मुरारी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली है और जनता से उसी मुद्दे पर बातचीत की है जो जनता को सबसे सीधा समझ में आता है, महंगाई का मुद्दा। जी ईमान सिंह, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस की तरफ से पदयात्रा निकाली गई और उस यात्रा में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल सहित रसोई गैस के दामों को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला किया गया। और वहीं कह सकते हैं कि जीरो ग्राउंड पर जो आम जनता है उन तक पहुंचने के लिए पदयात्रा निकाली गई। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री असलम से पदयात्रा निकाली गई थी, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भाई जगताप और कांग्रेस प्रवक्ता चरण सिंह छापरा की मौजूदगी में सैकड़ों जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे वो जो है मालवनी से अंबुजवाड़ी तक पद यात्रा निकालकर लोगों के बीच पहुंचने की एक शुरुआत की है। जी हिमांशी, जब अपना संबोधन दिया, जब जनता को संबोधित किया, उस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा, किन किन मुद्दों को उन्होंने उठाया और बीजेपी सरकार को घेरते हुए भी दिखाई दिए, तो बीजेपी को लेकर क्या कुछ कहा? देखिए, जब सभा का संबोधन अंबुजवाड़ी में हो रहा था और भाई जगताप ने अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले केंद्र पर तीखा हमला करते हुए कहा कि एक एक कर उन्होंने महंगाई इतने चरम पर पहुंचा दी है कि अब सैकड़ा जो है वो पार होने वाला है। पेट्रोल डीजल के दामों में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है और अब रसोई गैस पर जो है कि सीधा जो है कि भाव बढ़ाया गया है, उसे लेकर के केंद्र सरकार पर हमला किए। साथ ही जो इस साल का बजट आया था उसे भी लेकर के जो है कि भाई जगताप ने जनता को संबोधित किया और कहा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार हमें जो है महंगाई की दलदल में गाड़ रही है, इसके लिए हमें अब एकजुट होना चाहिए। और एक नारा यहाँ से दिया गया है कि मुंबई को बचाना है तो बीजेपी को हटाना है। जी, इस बार शिवसेना और कांग्रेस अलग अलग नगर पालिका चुनाव लड़ रही है, इसके क्या कुछ सियासी मायने समझे जाए? देखिए हिमांशी, अभी तक औपचारिक रूप से जो है शिवसेना या एनसीपी या कांग्रेस ने ऐलान नहीं किया है कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन महज 6 से 8 महीना पहले ही जिस तरीके से नाना पटोले ने अपने पद का इस्तीफा दिए और महाराष्ट्र का जो है कि प्रदेश अध्यक्ष बने, अब ऐसे में भाई जगताप जहां मुंबई में कई रैली निकाले क्रांति मैदान में और अब मुंबई के उन स्लम झुग्गी झोपड़ी इलाकों में भी पहुंच रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से भाई जगताप ने अपने भाषण में कहा कि हमने मलाड के 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, आने वाले चुनाव में कांग्रेस 6 सीटों पर काबिज होगी, मतलब कहीं न कहीं उनका संकेत था कि वो चुनाव लड़ने के लिए अकेले दम पर पूरी तरह से तैयार है और आगामी चुनाव में कांग्रेस को एक बड़ी सफलता दिलाएंगे। जी, तो कांग्रेस की ओर से इस तरीके से जब इशारे दिए जा रहे हैं, हालांकि साफ तौर पर नहीं कहा गया अभी तक, लेकिन इशारे कहीं ना कहीं दिए जा रहे हैं, क्या उस पर शिवसेना की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए हिमांशी, इस रैली को लेकर के या कांग्रेस के इस बढ़ते वर्चस्व को लेकर के शिवसेना ने भले ही अभी तक कोई स्टेटमेंट न दिया हो, लेकिन जिस तरीके से नाना पटोले ने इस्तीफा दिया था उसके बाद खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खफा हुए थे और उन्होंने इस्तीफे की वजह जानना चाहिए थी। तो कहीं न कहीं जो अंदरूनी कलह है, जो अंदरूनी मन मुटाव है, वो अब साफ तौर पर बाहर देखने के लिए मिल रहा है। भले ही ये सरकार गठबंधन में चल रहा है, लेकिन असमंजस बहुत ज्यादा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए।
तो इसी के साथ रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। एक और सरकार मातृ शिशु मृत्यु दर घटाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन चिकित्सा विभाग इसको लेकर गंभीर दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी कीमत खासकर ग्रामीण क्षेत्र के प्रसूताओं और नवजातों को जान गंवाकर चुकानी पड़ रही है। ताजा मामला राजस्थान के दौसा से सामने आया है, जहां पर मातृ शिशु जिला अस्पताल में आए दिन प्रसूताओं और नवजातों की मौत की जानकारी मिल रही है। ऐसा ही गंभीर मामला अब सामने आया है, जिसमें जिला अस्पताल की जिला प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। परिजनों ने जिला अस्पताल की कार्यशैली पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए ये कहा है कि प्रसूता को प्रसव पीड़ा के दौरान परिजन सुबह 6 बजे जिला अस्पताल लेकर आए थे। परिजनों द्वारा प्रसूता की सोनोग्राफी दिखाने के बाद भी डॉक्टरों ने प्रसूता का उपचार नहीं किया। प्रसूता दर्द से करीबन 7 घंटे तक चिल्लाती रही, लेकिन डॉक्टरों ने उस महिला के उपचार पर कोई ध्यान नहीं दिया। 7 घंटे तक महिला जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती रही और आखिरकार इस संघर्ष में महिला हार गई और उसकी मौत हो गई। प्रसूता की मौत के बाद डॉक्टर अपनी लापरवाही छुपाने के लिए प्रसूता के पास गए और उसको आनन फानन में जयपुर रेफर कर देते हैं और रेफर कार्ड प्रसूता के परिजनों के हाथ में थमा देते हैं। लेकिन परिजनों के देखने पर प्रसूता मर चुकी उन्हें मिलती है। परिजनों का यह आरोप है कि इलाज में लापरवाही करने की वजह से ही प्रसूता की जान गई है। हालांकि ये घटना कोई पहली बार नहीं हुई। जिला अस्पताल पर अनेकों बार पैसे मांगने और इलाज में लापरवाही का आरोप लगता रहता है। फिलहाल जिला अस्पताल की लापरवाही के चलते अपना विरोध जताते हुए परिजनों ने अस्पताल का मुख्य द्वार बंद कर जिला अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ये मामला हुआ, मेरी बहू की कत्ताई को सुनी, मेरी को सुनी। मैंने हाथ जोड़ दिया, पग पकड़ लिया, बहन जी इसको संभालो पहले। संभालते नहीं है, बिल्कुल ही को संभाल। किसने नहीं सुनी? डॉक्टर ने बिल्कुल ही नहीं सुनी। अब क्या चाहते हो आप? अब यह चाहते हैं मेरी बहू कैसे गई, लापरवाही से गई मेरी बहू। बता क्या मामला? 6 बजे भर्ती कराई है और इन्होंने डॉक्टर ने कुछ ध्यान नहीं दिया। इनकी डॉक्टर की लापरवाही से ये महिला अंजू देवी खत्म हो ली 1:30 बजे। सुबह 6 बजे भर्ती कराई है। फिर भी ये बोल रहे थे भाई ठीक है भाई साहब, वहाँ पे हम जयपुर ले जाओ इसको। फिर हमने देखी मौके पर सभी मर चुकी है, मरी हुई को भी जयपुर भेज दिया। तो हम पोस्टमार्टम, अभी इसका आदमी जयपुर बेलदारी करता है, वो आज जब ही हम पोस्टमार्टम करवाएंगे। आगे क्या जबरदस्ती कर रहे हैं पोस्टमार्टम। आगे क्या चाहते हो? आगे हम इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज जाऊँगा साहब। हमारे सरपंच साहब गणेशपुरा को उसको भी कर दिया, आर्थिक साथ कुछ मिल रही है, बहुत गरीब है, परेशान है, किराए से रहते हैं ये, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए डॉक्टर के खिलाफ। मैं खुद गया हूँ डॉक्टर उपास में साहब। एक्चुअली में जो डेथ हुई है अंजू नाम है उसका पेशेंट का, सोमनाथ की रहने वाली है। सुबह 7 बजे के लगभग एडमिट हुई है। वो प्रीवियस LACS है, पहले उसके ऑपरेशन से बच्चा हो चुका है। मैंने पूरा पता किया है, मैं वहीं था वाक्या में। तो उसके पहले से बच्चा हुआ। अभी उसके परिजन जैसे बता रहे थे कि 2 महीने का बच्चा है पेट में, पर हमने सोनोग्राफी करवाई तो उसमें 4 महीने का बच्चा है और वो बच्चा पेट में ही बच्चेदानी में मरा हुआ है, सोनोग्राफी में पता लगा। तो वो आज मरा था या कल मरा था, जो देखने से बाहरी तौर पे देखने से लग रहा था कि उसको DIC हुआ है, वह अंदर बच्चा एक्सपायर हो गया, उसकी वजह से उसमें इन्फेक्शन हुआ है और वो उसकी मृत्यु का मेन कारण रहा है। मॉर्निंग में एडमिट हुआ है, उसके साथ फीमेल्स थी, उनको सारी चीज़ें बता दी है, सब कंसेंट लिया हुआ है। डॉक्टर ने उनको 3 गायनिकोलॉजिस्ट ने देख लिया है, प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर ने लापरवाही की। बच्चा पेट में खत्म हो गया, उसकी वजह से उसको DIC में जाने की वजह से डेथ। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ भवानी सिंह जुड़ गए हैं। भवानी सिंह, फिलहाल मामले में अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। क्या पीड़ित परिवार की ओर से FIR दर्ज करवा दी गई है जिला अस्पताल की तरफ या डॉक्टरों पर? जयपुर निवासी में आपको बताना चाहूँगा जी, उसके परिजनों ने बिल्कुल ही पुलिस थाने में मामला करवा दिया है। पुलिस ये जिला अस्पताल के खिलाफ में, और ये मतलब पूरा मामला ये है कि जो 6 बजे सुबह 6 बजे महिला को लेके आते हैं परिजन, जब उसके बाद में उसका इलाज नहीं होता, वो कम से कम 7 घंटे के तक वो तड़पती रही, फिर उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर डॉक्टर आनंद फानंद में उसको रेफर करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जिला अस्पताल की खामियां को उजागर करता है। जी
यहाँ पर दोनों का पक्ष हमने सुना। परिजन कह रहे हैं कि लापरवाही है, वही डॉक्टर का कहना है कि जब प्रसूता आई उनके पेट में जो बच्चा था वो मर चुका था, सोनोग्राफी में दिखाया गया है। तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी दी है। फिलहाल मामले की जांच तो जारी है। सीएमओ से आपकी बातचीत हुई हो, क्योंकि पहले भी तो इस तरीके के मामले सामने आते रहे हैं। इस तरीके से डॉक्टर अगर 7 घंटे तक अगर बच्चा मर चुका था तो महिला को तो बचाया जा सकता था किसी भी प्रकार से। तो उस पर क्या कुछ कार्रवाई डॉक्टर की ओर से की गई? क्या इसके बारे में विस्तार से डॉक्टर ने बताया? बिल्कुल हिमांशु, मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब जिला अस्पताल ये राजस्थान के दौसा का जिला अस्पताल है, सबसे बड़ा अस्पताल है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो पैसा देगा उसका इलाज पहले होगा। अगर डॉक्टर यहाँ पे डॉक्टर जितने भी लगे हुए हैं अपने स्त्री विशेषज्ञ, उनको अगर आप पेशेंट को लेकर जाते हैं, प्रसूता को दिखाने जाते हैं, तो उनसे ही ट्रीटमेंट लोगे तो वही आपकी डिलीवरी करवाएगा। अगर कोई भी अपने सरकारी गोलियां खा रहा है, सरकार की दी हुई गोलियां खा रहा है और अचानक चला गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उसको अपने पेशेंट को हाथ नहीं देगा। जब तक आप डॉक्टर को पैसा नहीं दोगे तब तक वो आपका प्रसव नहीं करवाएगा। ये पूरा जिला अस्पताल में ये मामला बना हुआ है। और कई बार यहाँ पर नवजात शिशु से लेकर ये अपने प्रसूताओं ने जान गंवा दी है और आए दिन यहाँ पर मौतों का आंकड़ा बन गया है। लोग इस अस्पताल में आने से डरते हैं क्योंकि ये मौत का एक कारखाना खुल गया है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन मौत होती है। क्योंकि हमने बात की, जब जांच पड़ताल की, परिजनों ने कहा कि डॉक्टर ने पैसे भी मांगे थे, लेकिन उनके पास में कोई सबूत नहीं था, लेकिन ये मामला और बड़ा होता। लेकिन पैसे मांगने से हमें कहा कि आपने इलाज हमसे लेना चाहिए, कहाँ पे ले रहे हो, और इसका तो बच्चा मर गया है, तो अगर बच्चा मर गया तो वो बचा भी सकते थे। लेकिन जो प्रसूता तड़प से चिल्ला के वहाँ पर 7 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच लड़ती रही। लेकिन जो डॉक्टर भगवान का रूप माने जाते हैं, उन्होंने बिल्कुल प्रसूता की तरफ ध्यान नहीं दिया। जी भवानी सिंह, विस्तार से मामला समझना चाहेंगे। क्या इसका मतलब 7 घंटे तक किसी भी डॉक्टर ने इलाज नहीं किया प्रसूता का, जिसके चलते ये दुर्दशा हुई? क्योंकि डॉक्टर तो ये कह रहे हैं कि वो तो लगातार 3 टीम थी, 3 डॉक्टर से जो उनकी जांच कर रहे थे। तो ये बड़ा जांच का इस वक्त सवाल बनता है। सीएमओ इस बारे में क्या कह रहे हैं? और सबसे पहले विस्तार से बताइए, क्या 7 घंटे तक किसी ने भी नहीं देखा, डॉक्टर ने नहीं देखा? बिल्कुल, डॉक्टर ने बिल्कुल ही नहीं देखा। उसको एक बेंच में लेटा दिया गया था। जो प्रसूता गई, एक बार सिस्टर आई, उसको देखा कि तुम यहाँ बैठो, अभी आपका नंबर आएगा और डॉक्टर साहब आपको देखेंगे। लेकिन डॉक्टर ने बिल्कुल ही हाथ नहीं दिया प्रसूता। सिर्फ सोनियोग्राफी देखी गई और फिर सोनियोग्राफी देखने के बाद में कहा कि रुको, हम इलाज करते हैं। 7 घंटे लगे डॉक्टर को उसका इलाज करने में। जब आए डॉक्टर, जब अपने नर्स ने जाके डॉक्टर को कहा कि वो तो उसकी डेथ हो गई है। जब आके डॉक्टर ने रेफर कार्ड अपने बनाया अपने जयपुर का, और इसके जो प्रसूता के साथ में जो आए थे परिजन, उनको दे दिया कि इसको रेफर करो, यहाँ इलाज नहीं होगा। जब जाके इनके जो थे रिश्तेदार, उसने देखा कि इसकी तो डेथ हो गई है, अब इसको सबको कहाँ लेके जाएंगे। अब जब जाके मामला हुआ और फिर इन्होंने जो इनके साथ में थे अपने प्रसूता के जो परिजन, उन्होंने मेन गेट को बंद कर दिया, हंगामा किया। पुलिस आई, पुलिस ने मामला भी दर्ज किया प्रशासन इनके जिला अस्पताल के खिलाफ में। और कहीं ना कहीं ये है कि इसको बचाने के लिए, डॉक्टर को बचाने के लिए अपने पीएमओ वगैरह सब सामने आ रहे हैं कि इसकी जांच की, लेकिन मामला जांच नहीं किया। जो महिला आई थी उसकी बिल्कुल ही इन्होंने ट्रीटमेंट नहीं किया। जी नहीं, तो सीएमओ का क्या कहना, अगर आपकी बातचीत हुई हो? इस तरीके का पहला मामला तो है नहीं। और जिस प्रकार से परिजन आरोप लगा रहे हैं, 7 घंटे तक डॉक्टर का ना देखना कहां तक वाजिब है? और जवाब तो वही देंगे ना, आखिर कार्रवाई तो वही करवाएंगे। डॉक्टर को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है यहाँ पर? देखिए, ये डॉक्टर को इसलिए बचाया जा रहा है कि उनको पता है कि हमारे ही जिला अस्पताल की नाकामी है और यहाँ पर हमारी लापरवाही नजर आई है। इसलिए हर कोई अपने डिपार्टमेंट के व्यक्ति को बचाने के लिए आगे खड़ा रहता है। और अब विषय ये है कि ये पुलिस जांच करेगी। पूरा मामला अब पुलिस के हाथ में चला गया, मामला दर्ज हो गया, पुलिस बिल्कुल इस पूरे मामले पर जांच करी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब प्रसूता महिला आई तो डॉक्टर का फर्ज बनता था कि उसका अपने इलाज करते और उसी समय कह देते कि इसके सोनियोग्राफी में बच्चा अंदर मर गया है, यहाँ पर इलाज संभव नहीं है, आप इसको कुछ अपने मतलब जयपुर लेके जाओ, हम इसको रेफर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब प्रसूता की डेथ हो जाती है तब उसके बाद में सबको ये रेफर करते हैं। तो ये कहाँ, ये है ना कहीं पूरी लापरवाही अपने जिला अस्पताल के सामने आ रही है। जी या पीएमओ की ओर से कोई स्पष्ट बयान सामने आया है कि वो जांच करवाएंगे और उसके बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन क्या दिया गया है? और पहले जब इस तरीके के मामले आ रहे हैं तो उन पर कितनी कार्रवाई करवा दी गई है जो अब विश्वास कर लिया जाए? अगर सीएमओ कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर मंत्री के पास जाना पड़ेगा, उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर उनके राज में ऐसा क्यों हो रहा है।
बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो महिला प्रसूता महिला को उसकी सांस लेके आई थी और इसका हस्बैंड वहाँ पे नहीं था, इसका जो पति है वो बाहर था और फिर ये लेके आए तो कहा कि इसका बच्चा अंदर मर गया है। इन्होंने स्पष्ट बोला नहीं था उस समय, सोनोग्राफी देखी तब इन्होंने कहा यहाँ रुकिए, यहाँ बैठिए, हम आपका इलाज कर रहे हैं। महिला वहीं पे चिल्लाती रही। कहीं दूसरी बात पीएमओ को इसके बारे में पूछा गया तो पीएमओ ने कहा कि नहीं, हमने बिल्कुल इनको रेफर करने के लिए कह दिया और करने में बहुत काफी फर्क पड़ता है। इनको वहीं पे मतलब जल्दी ही रेफर कार्ड बना, मरने के बाद में इन्होंने रेफर कार्ड बनाया और पीएमओ ने कहा कि हमने जांच की है, हमारे डॉक्टर लगे हुए थे, तीनों डॉक्टर, लेकिन वो सारा सर झूठ बोल रहे हैं कि अपने इनको डॉक्टर को बचाने के लिए। अब ये मामला पुलिस के पास चला गया है और आज भी वो पूरा जो है जो जिसकी डेथ हुई है जो पशु का, उसका परिवार आज भी जिला अस्पताल के बाद धरने पर बैठा है। जी, इस तरीके के मामले कई बार पहले सामने आए हैं, तो क्या राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री तक ये मामले पहुंचे हैं? क्या उन्होंने अभी तक कोई संज्ञान लिया है या मामलों को दबाते चले आ रहे हैं? बिल्कुल, ये जो मामला है ये छोटा मामला नहीं, बड़ा मामला है। ये इनकी लापरवाही उजागर हो रही है और ऐसे मामले कहीं आए, कहीं नवजात शिशुओं की मौत हो गई और महिलाओं की मौत हो रही है, आए भी मौत हो रही है। और जब इसके बारे में हमने पीएमओ को पूछा गया और तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे कहीं केसेज है, लेकिन मैंने अभी तक कहीं ना कहीं सरकार का एक नारा है जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहे, लेकिन जिला अस्पताल दौसा में ये कहीं सामने नहीं आ रहा है। जो वादे किए सरकार ने, जो योजना चला रखी है, वो कहीं ना कहीं खोखली साबित होगी। जी, किसकी श्रेय पर यह किया जा रहा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या विपक्ष की ओर से इस मुद्दे को उठाया नहीं जा रहा? क्योंकि वैसे तो विपक्ष हर मुद्दे को लेकर भुनाने में, हर मुद्दे में पहुंच जाता है, लेकिन जो ये अहम मुद्दा है, जनता का मुद्दा है, क्या इसके ऊपर विपक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है? कोई बातचीत करने का आश्वासन विपक्ष ने दिया है कि हाँ हम कार्रवाई करवाएंगे या मांग करेंगे? देखिए, ये पशुता थी, वो ग्रामीण क्षेत्र की पशुता थी और रही दूसरी बार ये धरना चल रहा है तो बिल्कुल विपक्ष सामने आएगा और विपक्ष बिल्कुल इसको लेकर कई बार विपक्ष ने भी मामले उठाए। तो आज राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, पहले बीजेपी सरकार थी, तो कई ऐसे मामले भी आए थे जिला अस्पताल यहाँ दौसा का, तो विपक्ष ने भी मामले उठाए और ये जल्दी ही विपक्ष इसको लेकर अपने राज्य सरकार के लिए धरना मोर्चा खोलेगी। जी, तो यही है कि केंद्र में बीजेपी सरकार है लेकिन राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार है और जो कांग्रेस कभी चूकती नहीं बीजेपी पर आरोप लगाने में, उनकी खुद की सरकार में क्या हो रहा है? गरीबों के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ इस तरीके से लापरवाही, 7 घंटे तक इलाज ना मिलना, कैसे सह ले जनता इसे? तो इसके ऊपर खुलकर जवाब तो देना चाहिए। आप सभी मंत्रियों से, विधायकों से इस बारे में बात करने की कोशिश करिए कि इसके ऊपर स्पष्ट जवाब दिया जाए। आखिर कार्रवाई तो मांगता है, भारत ये मांगेगा कि आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी और राज्य में जिसकी सरकार है उसको ये देखना पड़ेगा। तो एक स्पष्ट जवाब इसमें और कार्रवाई का आश्वासन मांगा जाना चाहिए। बिल्कुल हिमांशी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक जिला अस्पताल की बात नहीं है। दौसा में ये मामला हुआ तब मीडिया के सामने उजागर हुआ, लेकिन दूसरी बार राजस्थान में ये सिस्टम बन गया है कि जहाँ पे भी ये अपने जनाना अस्पताल है वहाँ पे डॉक्टर लगे हुए हैं, वो अपनी तनख्वाह भी ले रहे हैं राज्य सरकार से, जो तनख्वाह मिल रही है इनको वो भी ले रहे हैं और घर में इन्होंने एक अपने मरीजों को देखने का भी काम इन्होंने बिल्कुल रखा है। अब अगर पेशेंट उस डॉक्टर को छोड़ के उस डॉक्टर के पास में चला जाएगा तो जो डॉक्टर पहले से जो इलाज कर रहा है और प्रसव पीड़ा के समय जो महिला अपने ऑपरेशन के लिए वहाँ पहुंचती है तो वहाँ का इलाज वो नहीं करेंगे, वो नहीं जिसके पास गई थी वही इलाज अपने करेंगे। ये पूरे राजस्थान में ये सिस्टम बन गया है और डॉक्टर पैसा अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। वहीं कभी प्रसव पीड़ा के समय में डॉक्टर इस महिला के परिजनों को भी डराते हैं, इसका बच्चा आड़ा है, टेढ़ा है, ऊपर से लेना पड़ेगा, अपने प्रसव आसानी से नहीं होगा। ये मामले कहीं ना कहीं ये पूरा राज्य सरकार को और चिकित्सा राज्य मंत्री को ये देखना पड़ेगा कि ये जो सिस्टम भी है इसको सुधारे। और रही दूसरी बात दौसा की, तो दौसा में जो मामला हुआ है उसको लेकर विपक्ष भी बोलेगा और सरकार को भी उसके लिए कड़े जो दोषी डॉक्टर है उसके खिलाफ में कार्रवाई करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल,
भवानी सिंह, बहुत ही गंभीर विषय है ये, क्योंकि जनता का सवाल है और जनता के हक की आवाज एएनबी न्यूज लगातार उठाता रहा है और आगे भी इसी तरीके से उठाएगा। और आपको भी ये आवाज उठानी होगी उस महिला के लिए, उस बच्चे के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की लापरवाही के चलते, और इस तरीके से डॉक्टर को बचाया जा रहा है और श्रेय दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि जब स्वास्थ्य व्यवस्था आपके प्रदेश में चरमराई हुई है तो आप सवाल तो उठा ही नहीं सकते। आप किस प्रकार से सवाल पूछ लेते हैं केंद्र सरकार से? क्या आपको बजट नहीं मिल रहा है? क्या आपको पैसा नहीं मिल रहा है स्वास्थ्य के लिए? जब आपके राज्य में इस प्रकार की व्यवस्था, अन्य राज्यों की बात करें, हरियाणा की बात करें तो वहां तो इससे काफी बेहतर है, जबकि वहां पर सवाल उठाने में कांग्रेस चूकती नहीं है और अपना राज्य उन्हें दिखाई नहीं देता है। तो इस पर मंत्रियों की प्रतिक्रिया जरूर खास तौर पर लीजिएगा। जी, अब मैं हिमांशु आपको बताना चाहूंगा, जो विपक्ष है और सरकार, अपने राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, बिल्कुल इस मामले को उठाया जाएगा और पीड़ित परिवार को बिल्कुल न्याय मिलेगा। और रही दूसरी बात, इसको लेकर आज भी वो धरने पर बैठे हैं और उन्होंने कहा है कि अपने दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसको निलंबित किया जाए और ये जो सिस्टम चल रहा है जिला अस्पताल गोसा में, उस अपने इसको बिल्कुल पूरी तरह बंद किया जाए और बिल्कुल जो मरीज आता है उसको बिल्कुल प्राथमिकता से देखे, चाहे वो आपके पास पहले ट्रीटमेंट ले रहा था या नहीं ले रहा था, आपके जिला अस्पताल में पहुंचा है तो उसको ट्रीटमेंट देना डॉक्टर का फर्ज है। जी, सिस्टम चल रहा है तो ऐसे में सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बड़े स्तर पर यह सिस्टम चल रहा है और आज से नहीं चल रहा है, काफी पहले से चल रहा है। तो काफी नामों का खुलासा इसमें हो सकता है, आखिर कौन कौन शामिल है, क्योंकि बात यहाँ पर सिर्फ सीएमओ की और डॉक्टर्स की नहीं है। सिर्फ उनके दम पर इतनी बड़ी कार्रवाई ना होना, क्योंकि कोई भी तो जवाब नहीं दे रहा है खुलकर इस मामले में, तो ये सिस्टम काफी लंबा हो सकता है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर कार्रवाई की मांग एएनबी न्यूज करता है और अपडेट आपसे लेंगे कि मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है। तो फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की और। हालांकि उस मामले पर अपडेट हम लेते रहेंगे, क्योंकि एएनबी न्यूज जनता की आवाज लगातार उठाता आया है और आगे भी उठाता रहेगा। और उस मामले में क्या कुछ कहना है प्रदेश सरकार का और क्या कुछ कहना है विपक्ष का, वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एक और प्रदेश में शिवराज सरकार द्वारा कई योजनाओं पर कार्य जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाय पर चर्चा के माध्यम से लगातार मंत्रियों से मुलाकात कर चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री गोपाल भार्गव के साथ चाय पर चर्चा की। इस दौरान मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई। चाय पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज से पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने मुलाकात की। इस दौरान लोक निर्माण विभाग मंत्री गोपाल भार्गव ने सीएम के सामने अपने विभाग की रिपोर्ट रखी और इसके साथ ही अन्य कार्यों की भी जानकारी दी। ड्राइंग और डिजाइन और प्राक्कलन ये बनाने के लिए हम कोई ऐसी एजेंसी तय करें कि जो इसकी प्रामाणिकता सिद्ध कर दे, वो प्रामाणिकता साथ में बने, ताकि राशि कम व्यय हो और गुणवत्ता बनी रहे। अभी इस प्रकार का कोई सिस्टम लोक निर्माण विभाग में नहीं है। यहाँ अक्सर ये होता है कि जो लोग ड्राइंग डिजाइन बनाते हैं वही लोग एस्टिमेट बनाते हैं, वही लोग सुपरविजन करते हैं, वही लोग बाद में बिल बनाते हैं। तो हम एक ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिसमें अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा ये सारा का सारा काम किया जा सके, ताकि जो एक ही व्यक्ति के हाथ में रहता है तो उसमें गड़बड़ी काफ़ी गुंजाइश रहती है। तो एक तो इस बात को समाप्त करना है। दूसरा, हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग में जो हमारे लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी, इस राशि का हमें कैसे सदुपयोग करना है, सड़कों के मामले में, पुलों के मामले में, भवनों के मामले में, अनुरक्षण के मामले में और भी सारे तरफ के जो भी कमियां होती हैं, जो काम होते हैं उनके मामले में। तो इस तरह की व्यापक चर्चा मुख्यमंत्री से काफ़ी हुई है। मुख्यमंत्री और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, चाय पर चर्चा प्रोग्राम जारी है, उसको लेकर क्या कुछ और जानकारी आपके पास है? सीएम चौहान लगातार विभागीय चर्चा कर रहे हैं और चाय पर चर्चा पर इस विभागीय मुद्दों पर, खास तौर पर भ्रष्टाचार के मुद्दों पर यहाँ पर कई विभागों पे जो लिप्त है उस पर चर्चा हो रही है और उस पर समीक्षा करने के बाद उन विभागों में जो जिम्मेदार पलिता लगा रहा है उन पर भी समीक्षा की जा रही है। क्योंकि आगामी यहाँ पर मध्य प्रदेश में चुनाव भी है, नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव आने वाले, तो इन तमाम विषयों पे और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जिस खास तौर पर पीडब्ल्यूडी विभाग से अगर जो चर्चा हुई
निर्माण में जिस तरह से अनियमितता देखी जाती थी, रोड एक तैयार किया जाता था, निर्माण में एक ही अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार बनाता था, उसमें काफी भ्रष्टाचार की शिकायत और निर्माण में गुणवत्ता की बात आती थी। तो इन विषय पे कैबिनेट पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव से चर्चा हुई। उसके बाद अगर हम मान की बात करें तो यहाँ पर अन्य विभागों में जैसे शराब नीति को लेकर बात हुई थी, अब अवैध शराब के खिलाफ भी कार्रवाई के साथ साथ अवैध दुकानों को बंद करने के बाद नई दुकानों के लिए भी यहाँ पर चर्चा हुई। और कैबिनेट में ऐसे कई वन विभाग सहित कई विभाग के मुद्दों पर यहाँ पर समीक्षा बैठक ली जा रही है। खासतौर पर ग्रामीण एवं पंचायत विभाग की हम बात करें तो यहाँ पर ग्रामीणों को होने वाली समस्या और किसानों इनकी विभाग की समस्याओं को खास प्रमुखता से सीएम शिवराज सिंह चौहान देखते नजर आ रहे हैं। और दूसरी पहलू पर अगर समान से बात करें तो वर्तमान में सीएम शिवराज के ऊपर संकट के बादल खिले भी मंडराते नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर संगठन में अंदरूनी जैसी चीजें भी सामने आ रही है और एकजुटता में उनको सारे कैबिनेट मंत्री और विधायक को साथ में लेना होगा। जिस तरह से पूर्व सरकार पर, कांग्रेस की सरकार पे यहाँ पर हमेशा यहाँ इल्जाम लगते थे कि यहाँ सीएम विधायकों को, मंत्रियों को समय नहीं देते हैं। तो इस पहलू को भी अगर देखा जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार 1-to-1 चर्चा के दौरान एक मंत्री से बात कर रहे हैं, तय समीक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए सीएम हेल्पलाइन में आने वाली शिकायतों को 100% निराकरण की भी बात करते नजर आ रहे हैं। बात करें सीएम के 1-to-1 चर्चा की, फिलहाल गोपाल भार्गव से बातचीत हुई है और आगे किन किन मंत्रियों से बातचीत हो सकती है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? बिल्कुल हिमांशी, अगर आगामी चर्चा की बात करें तो जिस तरह से गोपाल भार्गव वरिष्ठ मंत्री भी है, साथ साथ में पूर्व में जिस तरह से मंत्रियों के लिए यहाँ पर सर्जरी भी काफी लोगों के लिए अन्य प्रदेश में भेजा गया, तो देखने में ये भी आता है कि पीडब्ल्यूडी विभाग की चर्चा में खास तौर पे पीडब्ल्यूडी का जिस तरह से पीआईओ विभाग में हुआ और सारे काम उसको दिए गए, एक पहल थी सीएम शिवराज सिंह चौहान की। और वर्तमान में पीडब्ल्यूडी के निर्माण को अगर देखें तो सबसे पहले जिस तरह से बीमारू राज्य मध्य प्रदेश कहलाता था पूर्व में, जब सीएम शिवराज सिंह चौहान के पहले की सत्ता थी, और वर्तमान में अभी अगर विकास की बात करता है, स्मार्ट सिटी की बात हो तो भोपाल भी स्थान रखता है, इंदौर भी स्थान रखता है, मध्य प्रदेश के अहम जो महानगर है उनका स्थान आता है। तो पीडब्ल्यूडी की अहम भूमिका होती है निर्माण में। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि निर्माण में भ्रष्टाचार होता है और भ्रष्टाचार करने वाले वही जिम्मेदार होते हैं जो निर्माण के कार्य की भूमिका तय करते हैं। तो सबसे अहम बात है कि इसके लिए एक निर्माण एजेंसी भी तय हो रही है, जिसके तहत उसी वही एजेंसी पूरा मैप तैयार करेगी, कहाँ निर्माण है, कितनी गुणवत्ता और साथ ही साथ उसकी जांच करने की भी कोशिश करेगी। तो हिमांशु, साफ है कि जो भ्रष्टाचार में पलीता लगाने वाले जिम्मेदार हैं उन पर भी तो नकल कसेगी, साथ साथ में जो गुणवत्ता होगी निर्माण की सबसे अहम होती है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत पुलिया निर्माण हो, रोड हो, भवन हो, तमाम तरह की जो निर्माण है उस पर देखने में ये आएगा कि अब गुणवत्ता के तहत अगर बिल्डिंगें और सड़कें, पुलिया, पुल, ये सब रोड ब्रिज बनेंगे तो निश्चित ही जनता के लिए भी साफ हितकारी हो गई और साथ साथ में विकास की गति को मध्य प्रदेश में तेजी मिलाएगी और भ्रष्टाचार कम होने पर सीधे तौर पर मध्य प्रदेश शासन को राजस्व का लाभ होगा। तो साफ है कि विकास की गति को सीएम चलते नजर आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो लगातार 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। बजट सत्र से पहले ये चर्चा और तमाम मंत्री उन्हें अपनी विभागीय जानकारी भी दे रहे हैं। फिलहाल राजधानी लाइव स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें ANB न्यूज़। नमस्कार।